और बेटा लोग कैसे हो? इससे स्टार्ट किया जाए थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा लेक्चर। पिछले लेक्चर में अपन ने क्या क्या पढ़ा था? आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोबारिक क्या होता है, उसके ग्राफ, उसका वर्क डन, ये सब पढ़ा था हमने ना। अब हम लोग आज अगला जो प्रोसेस है दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, इसकी बात करेंगे। सो आइसोथर्मल प्रोसेस, अब जरा बात समझी जाए। आइसोथर्मल प्रोसेस की कंडीशन क्या होगी? तो आइसोथर्मल प्रोसेस की बेटा कंडीशन होगी कि टेम्परेचर का वैल्यू क्या हो? कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा टी 0 होगा। लेकिन ध्यान रखना, यानी कि डेल्टा टी इक्वल टू 0 एंड डी टी इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है भाई, देख लो। क्लियर? ये समझ में आया? अगर हम बात करें कि फॉर आइडियल गैस, समझो बेटा, अगर अपन बात करें कि फॉर आइडियल गैस तो डेल यू क्या होता है? फॉर आइडियल गैस डेल यू होता है बेटा एनसीवी डेल्टा टी। इसका मतलब ये 0 आएगा। देखो, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? 0। इसका मतलब यू ध्यान रखना कांस्टेंट होगा, दैट इज यू इक्वल टू कांस्टेंट। एक बात तो आपको ये समझ में आई। क्लियर है? क्लियर? यहां तो बात समझ में आई? ओके, अब ध्यान से सुनिए। अगर अपन इसके कुछ ग्राफ की बात करें कि P वर्सेस V, देखो T कांस्टेंट है तो क्या PV का वैल्यू भी कांस्टेंट होगा? PV इक्वल टू nRT, T कांस्टेंट तो PV इक्वल टू कांस्टेंट, यानी P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो यानी P और V का जो कर्व आएगा वो ध्यान रखना हाइपरबोला आएगा। अगर P आइसोथर्मल होना है तो P और V का कर्व कैसा आना चाहिए? हाइपरबोला। अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। चेक करो बेटा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन चेक करें। अच्छा, और आगे समझे। ये तो हमने पीवी कर्व खींचा। अगर मान लीजिए ऐसे आ जाता है कि पीबी वर्सेस वी, तो क्या पीवी कांस्टेंट है? ऐसे आएगा। इसी तरह अगर पीबी वर्सेस पी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आएगा। देखो, ये अब ये कहो कि 0 से पास करेगा, तो 0 से पास नहीं करेगा, बट ये है क्योंकि वॉल्यूम का कभी वैल्यू 0 नहीं हो सकता। देख लो, क्लियर है बेटा? ये देखो, क्लियर? अगर P वर्सेस 1/V का कर्व खींचोगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। ये देखिए, ओरिजिन से पास होती हुई नजर आएगी। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? देख लो। अब आगे और बात करें, इसके आगे देखो, अगर मान लीजिए देखिए, यहां इसका वॉल्यूम है V नॉट, प्रेशर है 2P नॉट, यहां वॉल्यूम है 2V नॉट, प्रेशर है P नॉट। देखिए, ऐसा कोई कर्व आपको दिया है। इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। है जो अभी पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखो कि TA का वैल्यू क्या होगा? PV बाई NR, तो 2P नॉट V नॉट बाई NR। इसी तरह आप यहां TB देखिएगा तो ये आ जाएगा 2P नॉट V नॉट बाई NR। TA और TB क्या है बेटा? बराबर, यानी TA इक्वल टू TB, दिस मीन्स डेल्टा T इक्वल टू 0। TA इक्वल टू TB, डेल्टा T 0। लेकिन क्या अगर तुमसे पूछा जाए कि क्या ये प्रोसेस आइसोथर्मल है? चेक करो बेटा, अगर कहा जाए कि TA इक्वल टू TB है तो क्या डेल्टा T का वैल्यू 0 है, तो क्या यह प्रोसेस आइसोथर्मल है या नहीं है? तो चेक करो कि लग तो रहा है
कि यार टी ए इक्वल टू टी बी है, डेल्टा टी 0 है, तो आइसोथर्मल होना चाहिए, लेकिन ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है, ध्यान रखना, इट्स नॉट आइसोथर्मल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि अगर ये आइसोथर्मल होता तो पी और वी का कर्व हाइपरबोला आता, ये तो स्ट्रेट लाइन है। अगर आइसोथर्मल होता तो पी और वी का कर्व आता, स्ट्रेट लाइन नहीं आती। यानी इसका मतलब टी इक्वल टू टी बी डेल्टा टी 0, बट डी टी का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब therefore process is not isothermal. Process is not isothermal, यानी ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है। अच्छा, अगर हमने ये कह दिया कि ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है, तो भाई एक बात बताओ, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है और टी ए इक्वल टू टी बी है, तो ये क्या हुआ होगा? इसमें सोचो कि अगर टी ए इक्वल टू टी बी है और आइसोथर्मल नहीं है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि या तो टी ए इक्वल टू टी बी लाना है, तो टी ए से पहले क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ के फिर आ गया होगा, घट गया होगा, या फिर पहले घटा होगा फिर बढ़ के बराबर हो गया होगा। यही तो दो केस में से कोई एक हुआ होगा। अब वही चेक करना है कि क्या हुआ होगा। आज जरा समझिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं भाई। यहां से हमने ऐसे कर्व खींचा कि P और V का कर्व स्ट्रेट लाइन आया, A B टू P नॉट V नॉट टू V नॉट P नॉट। सो अगर टी ए इक्वल टू टी बी आ रहा है, सोचो कि अगर टी ए इक्वल टू टी बी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा? अच्छा, आइसोथर्मल है नहीं, इसका मतलब या तो टेम्परेचर पहले बढ़ा होगा फिर घटा होगा। सोच के देखो, या तो टेम्परेचर पहले घटा होगा फिर बढ़ा होगा। अब ये सोचो कि यार क्या हुआ होगा, पहले घटा होगा या बढ़ा होगा। समझो कैसे कैसे समझेंगे। अगर ए और बी, सोचो अगर ये प्रोसेस आइसोथर्मल होता तो क्या ए और बी पे हाइपरबोला आता बेटा? सो अगर हम आइसोथर्मल मानते हुए, ये देखो ये आइसोथर्मल है, ये जो आप देख रहे हो ये प्रोसेस है आइसोथर्मल, ठीक है। अब आप ये देखो कि आइसोथर्मल का टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर एक ये पॉइंट देखो यहां पे, तो इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे यहां पे देखो, इसका V नॉट यहां आएगा और P नॉट यहां आएगा। तो देखो इस पॉइंट पे देखो P नॉट तो मान लो दोनों का सेम है, बट इसका V नॉट क्या है बेटा, ज्यादा। चेक करो एक बार जल्दी से, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे आप देख लो, किसी भी पॉइंट पे देखो, सेम प्रेशर पे ऊपर वाले के लिए वॉल्यूम क्या आएगा, ज्यादा। अगर ऊपर वाले के लिए वॉल्यूम ज्यादा है तो पीवी का प्रोडक्ट ज्यादा, यानी टी, इसका जो टी होगा यहां बीच में वो इससे ज्यादा होगा। अच्छा, अब ज्यादा होगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ध्यान से देखना, कि अगर हम टी और पी का कर्व खींचे, टी और पी का कर्व खींचे, और एक हम टी और वी का कर्व खींचे। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज बना क्वेश्चन बना देगा। एक कर्व खींचते हैं बेटा टी और पी का, इस लाइन के लिए, ए बी लाइन के लिए ना। तो देखो यहां पे हम, क्योंकि यहां ए और बी कहीं होगा, दोनों का टेम्परेचर क्या रखना है अपने को, सेम। ठीक है, दोनों का टेम्परेचर क्या रखना है, सेम। तो देखो ध्यान से, यहां पे क्या हो रहा है, जब हम टी और पी में जाएंगे तो ए से बी में जाएंगे तो प्रेशर घट रहा है। देखो ए से बी में जाएंगे तो क्या हो रहा है बेटा, प्रेशर घट रहा है। तो अगर प्रेशर घट रहा है तो ध्यान से, तो आप क्या करोगे कि देखो चेक करो ए बी, क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर बीच में या कहीं भी देखोगे तो टी का वैल्यू टी ए और टी बी से ज्यादा है, तो ये टी है जिसका वैल्यू टी ए और टी बी से ज्यादा है। देखो, और ए, क्योंकि ए इधर क्यों आया, क्योंकि ए का प्रेशर ज्यादा है,
बी से, तो देखो ए का प्रेशर ज्यादा, यहां देखो, अच्छा यहां वी लिख दो बेटा, टी और वी का कर्व खींचो, तो ए का वॉल्यूम क्या है, देखो ध्यान से, ए का वॉल्यूम कम है, बी का वॉल्यूम ज्यादा है, तो और टी यहां से देखो ऐसे कर्व आएगा, यहां ए होगा यहां बी होगा, चेक करो बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है, इस लाइन के लिए आइडियल गैस का सब काम चल रहा है, इस लाइन के लिए जो टीपी कर्व होगा वो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, इसी तरह टीवी कर्व पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, यानी पहले टेम्परेचर बढ़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू लेगा और फिर वहीं का वहीं आ जाएगा। क्या भाई बात समझ में आई? चेक करो। अच्छा अब ये हमें समझ में आया कि मतलब इस लाइन में टेम्परेचर एक मैक्सिमम वैल्यू लेगा, भाई दिख रहा है कि टेम्परेचर एक मैक्सिमम वैल्यू लेगा, यानी अब हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन फॉर टी मैक्स, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है उसका टी मैक्स क्या होगा। तो देखो पीवी कर्व ए बी वी नॉट टू पी नॉट टू वी नॉट पी नॉट, दो केस हैं, क्या, इफ टी ए इक्वल टू टी बी, चेक करो बेटा, टी ए इक्वल टू टी बी, then T max will be at the midpoint, चेक करो बेटा, then T max will be at the midpoint, बहुत आसान है, अगर TA इक्वल टू टीवी है तो यहां पे जो मिड पॉइंट होगा उसी पे T max होगा। देखो यहां से भी देख सकते हो कि अगर TA इक्वल टू टीवी है तो ग्राफ सिमेट्रिकल होगा, तो क्या मिड पॉइंट पे ही मैक्सिमम वैल्यू आएगी, चेक करो मिड पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू देखो, तो यानी इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 3v नॉट बाई 2 3p नॉट बाई 2, कोऑर्डिनेट निकाल लोगे ना भाई, ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, v नॉट एंड 2p नॉट, इसके 2v नॉट और p नॉट, मिड पॉइंट x1 x2 बाई x1 प्लस x2 बाई 2। सो देखो pv इक्वल टू nRT लगा दें अगर, तो P नॉट कितना 3P नॉट बाई 2 3V नॉट बाई 2 NR T मैक्स, ये देखो बेटा, तो T मैक्स का वैल्यू आ जाएगा 9P नॉट V नॉट बाई NR, चेक करो, देखो क्लियर। यही क्वेश्चन पिछले साल जेईई मेन में आया, अपने क्लास के बच्चे तो सीधे आंसर लगाए, खत्म, कुछ नहीं किए, क्यों, यही क्वेश्चन अपने क्लास में कराया था, तो एज सच बिल्कुल छापा, बिल्कुल कोऑर्डिनेट सब वही सेम आंसर तक रटा था बच्चों को, ठीक है। अब दूसरा केस जो इंपॉर्टेंट है एडवांस के लिए, मेंस में भी आ सकता है बट इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो एडवांस के लिए, वो क्या है वो ये है कि अगर इफ TA not equal to TB, TA not equal to TB, सो देखो TA अगर TB के बराबर नहीं है और PV कर्व आपको दिया है, यहां दिया है आपको V नॉट, यहां दिया है 3P नॉट, यहां दिया है 2V नॉट और यहां दिया है आपका P नॉट, यहां जो TA का वैल्यू है वो है आपका 3P नॉट V नॉट बाई NR एंड TB का वैल्यू देखोगे तो 2P नॉट V नॉट बाई NR, यानी इस केस में TA नॉट इक्वल टू TB। अगर TA नॉट इक्वल टू TB है तो फिर क्या तरीका होता है टी मैक्स निकालने का, ये समझना है भाई। अगर TA इक्वल टू TB नहीं है तो फिर हम कैसे टी मैक्स निकालेंगे। तो देखो बेटा ऐसा है, एक मेथड तो बुकिश मेथड है जो सबको पता है क्या करना होता है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए हम वो मेथड बताएंगे नहीं।
ठीक है, वो लंबा मेथड है, उसे करना भी नहीं अपने को। क्या होता है कि इस लाइन की इक्वेशन निकालिए, इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे पी और वी में, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको अपन क्या करेंगे, पी को या वी को गायब करेंगे, टी के टर्म में लाएंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डीपी बाई डी टी जीरो करेंगे, फिर उसे टी आएगा, फिर उसमें रखेंगे, बहुत सारा झंझट है उसमें। जितने लोग पढ़े होंगे टी मैक्स निकालना, उन्हें पता होगा क्या करते हैं, ठीक है। सो अब अपने को क्या करना है कि बता ही दें भाई, कुछ लोगों को लग रहा है कि सर बता ही दो, पहला मेथड बता देते हैं, चलो बता देते हैं। तो ए बी लाइन की इक्वेशन निकालो आप। ए बी लाइन की इक्वेशन कैसे निकालोगे, इसके कोऑर्डिनेट मानिए वी नॉट 3p नॉट, इसके कोऑर्डिनेट 2v नॉट एंड p नॉट। भाई ध्यान से कोऑर्डिनेट लिखना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाए, फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तो इक्वेशन कौन सी लगानी है आपको, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स, यही तो होती है 2 पॉइंट वाली इक्वेशन ना। सो y की जगह क्या रखना बेटा, p, y1 की जगह 3p नॉट, y2 की जगह पे p नॉट माइनस y1 की जगह पे 3p नॉट, x2 की जगह पे 2v नॉट, x1 की जगह पे v नॉट, v माइनस v नॉट, x माइनस x1। चेक कर लो, यहां से देखो p माइनस 3p नॉट इक्वल टू माइनस 2p नॉट बाई v नॉट v ना, और ये हो गया प्लस 2p नॉट। चेक कर लो, तो यहां से आ गया p इक्वल टू माइनस 2p नॉट v नॉट v प्लस 5p नॉट। चेक करो बेटा, देखो ये आ गई p और v में इक्वेशन। लेकिन चक्कर ये है कि हमारे को p और v में इक्वेशन तो निकालनी नहीं थी, हमारे को निकालना था t मैक्स। तो t तो दिखे, तो क्या करो, p को लिख दो nRT बाई v। p को क्या लिख दो, nRT बाई v। तो यहां से nRT बाई v इक्वल टू माइनस 2p नॉट v बाई v नॉट प्लस 5p नॉट। तो यहां से आ जाएगा t इक्वल टू माइनस 2p नॉट v स्क्वायर बाई nR v नॉट प्लस 5p नॉट v बाई nR। चेक कर लो बेटा, भाई ध्यान रखना, थोड़ा कैलकुलेशन अगर गड़बड़ हो गया तो आंसर गलत हो जाएगा, उसके जिम्मेदार फिर कौन होगा, हम ही होंगे और कौन होगा। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है ना, क्लास में तो बच्चे जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन आप चेक करो भाई। अब इसमें तो क्या होगा, कोई नहीं, फिर देखा जाएगा, वैसे गलत नहीं होगा। देखो अब आप लोग क्या निकालना है भाई, टी मैक्स, तो डी टी बाई डी वी लिख दो। देखो तो यहां से डी टी बाई डी वी, डी टी बाई डी वी कितना आएगा, यह आ जाएगा बेटा 4p नॉट v बाई nr v नॉट। यहां से आ जाएगा आपका 5p नॉट बाई nr, और इसको क्या कर दो 0, क्योंकि जब t मैक्स होगा बेटा तो स्लोप क्या हो जाएगा 0। तो यहां 0 पुट किए तो p नॉट तो गायब हो गया। यहां से आ जाएगा आपका 4v बाई nr v नॉट, ठीक है, इक्वल टू 5 बाई nr। चेक करो, तो nr कैंसिल, तो v का वैल्यू आ गया 5b नॉट बाई 4। चेक करो, v का वैल्यू क्या आ गया 5v नॉट बाई 4, यानी इस v पे t का वैल्यू t मैक्स होगा। अच्छा यहां से देखो, वो बताए थे पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, वो यही है, देख लो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay वाला कर्व दिख रहा है। अब आप क्या करोगे, इस v का वैल्यू यहां पुट कर दो, t मैक्स आ जाएगा। तो देखो t मैक्स का वैल्यू माइनस 2p नॉट बाई nr v नॉट, और v की जगह रखना 5v नॉट बाई 4 का स्क्वायर प्लस 5p नॉट बाई nr इंटू 5v नॉट बाई 4। ठीक है बेटा, तो यहां से आ जाएगा, देखो ये हो गया 25,
ये हो गया आपका कितना हो गया भाई, -25, ये हो गया 8/8 पी नॉट वी नॉट, ये वी नॉट गया NR प्लस 25/4 पी नॉट वी नॉट बाई NR। चेक कर लेना भाई, गड़बड़ मत करना ना। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, चेक करो कितना आया, 50/25 25/8 पी नॉट वी नॉट बाई NR। चेक करो, चेक करो बेटा, ये है पूरा प्रोसीजर टी मैक्स निकालने का, 25/8 पी नॉट वी नॉट बाई NR। ये एक्चुअल बुकिश मेथड है जो अपन बुक में पढ़ते हैं, जनरली यही मेथड लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें टाइम लगता है, देखो आसान तो है, ऐसा टफ नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है ना। अब अपन क्या करते हैं एक सीधा सा मेथड पढ़ते हैं जिससे टी मैक्स आ जाए जल्दी से, क्योंकि भाई अपने को तो टाइम बचाना है, मेन चीज तो अपना टाइम भी है ना, ऐसा थोड़ी ना केवल आंसर ही लाना है। अच्छा, आप जो मेथड बताने जा रहा हूं उसको अगर आपको अच्छा लगे, क्या यार शानदार मेथड है, तो कमेंट जरूर लिखिएगा, उसको देख के मैं फिर अगली क्लास में कुछ और मेथड नए लाऊंगा, ठीक है। अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आया कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, क्योंकि रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है, उससे क्या होता है, टीचर को क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है भाई। देखिए क्या करना है आपको, पीवी कर्व था, ये लाइन थी, यहां इसका 3p0 था, यहां v0 था, यहां 2v0 था और यहां p0 था। क्या ये है AB? इसके लिए हमें टी मैक्स निकालना है, ठीक है बेटा। देखिएगा आप क्या करो, इसके कोऑर्डिनेट लिखो। कोऑर्डिनेट कैसे लिखना है, सब P0 E0 हटा दो, कुछ नहीं, V0 है तो 1, 3p0 है तो 3, यहां 2,1, क्या इतना कोऑर्डिनेट लिख लिए। एक्चुअली में क्या होता है, जब हम लाइन के क्वेश्चन लिखते हैं ना, तो जब x की जगह आप v रखते हो, y की जगह p रखते हो, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो जाता है, गलत होने का चांस होता है, क्योंकि अपन फैमिलियर किस में है, x और y में। सो 1,3 समझ में आ गया बेटा, 1,3 2,1। अब इसको क्या करो, इक्वेशन निकालो AB की x y के टर्म में। सो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, x माइनस x1, देखना तो y माइनस y1 3 इक्वल टू y2 3 2 1 x माइनस 1। चेक करो बेटा, क्लियर। तो यहां से y माइनस 3 का वैल्यू -2x प्लस 2, तो यहां से आ गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। चेक कर लो बेटा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आ जाएगा। यार अब 2 पॉइंट वाली एक्स वाई में लाइन नहीं निकाल पाओगे तो फिर देखो कुछ फिर आईटी का प्रिपरेशन करने का कोई मतलब नहीं ना। सो यहां से अपनी इक्वेशन आ गई बेटा 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब ये लाइन जो आई इसका मतलब समझो, इसका मतलब होता है कि जो x है वो बेसिकली y को बता रहा है, और जो y है, जो x है वो v को बता रहा है, जो x है बेटा वो v को बता रहा है, और जो y है वो p को बता रहा है, यही ना मतलब हुआ। अच्छा, t मैक्स कब होगा, जब pb का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। सोचो भाई, pv इक्वल टू nRT, t मैक्स कब होगा, जब pb का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, यानी pb का प्रोडक्ट मैक्सिमम यानी xy का प्रोडक्ट मैक्सिमम। कहानी क्लियर है। अब आप क्या करो, इसमें गणित लगाते हैं, अपने को भाई साहब आता है am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। देख लो, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। अपन ने जब कोचिंग स्टार्ट की थी ना बनारस में, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों पढ़ाता था मैं, तीनों, ठीक है। धीरे धीरे सुधार होता गया, एक सब्जेक्ट छूटते गए। सो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm मतलब इन दोनों में, क्योंकि am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ये होता है पॉजिटिव नंबर के लिए और xy पॉजिटिव है, तो क्या करोगे, 2x प्लस वाई बाई 2 का वैल्यू ना समझ में आए तो बता देना। देखो, यानी हमने 2x और y पे am ग्रेटर देन gm लगाया, 2x प्लस वाई का वैल्यू कितना ऊपर देखो
चेक करो, आने वाला है आंसर, स्क्वायर करो। क्या एक्स वाई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 25/8? एक्स वाई इज लेस देन 25/8. This means the maximum value of xy is 25/8. xy का maximum value of xy, maximum value of xy is equal to 25/8. So देखो t max लिखना था ना बेटा, ये लो, बस इतना अपने आप लगा देना है। देखो कैसे, क्योंकि हमने पी नोट कोऑर्डिनेट में पी नोट वी नोट हटा दिए थे ना, तो आप एक्स वाई में ले आओ, बाद में पी नोट वी नोट बाई एन आर लगा दो, आंसर आ गया। देख लो, चेक करो, सिंपल। टी मैक्स निकालना आ गया, देख लो। जितने क्वेश्चन आपको इस तरह के मिले सब कर डालना, तुरंत आंसर आएगा। बस वो ध्यान रखना कि टेम्परेचर पहले क्या होता है बेटा, बढ़ता है फिर घटता है। देखो अब आते हैं हम लोग वर्क डन कैलकुलेशन पे, आइसोथर्मल का वर्क डन। देखो क्या होता है कि अभी तक हमने आइसोकोरिक आइसोबारिक में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की कोई बात नहीं की, क्योंकि मेनली जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में होता है। तो वर्क डन में पहला नंबर आएगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। बात समझिएगा बेटा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का जो वर्क डन होगा W रिवर्सिबल, वो होगा माइनस पी एक्सटर्नल डीवी का इंटीग्रल। ये तो पता ही है, वर्क डन हमेशा ये होता है। अच्छा यहां पे आप लिख दीजिएगा पी एक्सटर्नल को पी गैस डीवी, क्यों, रिवर्सिबल है, याद है ना। तो यहां से जो W रिवर्सिबल आएगा वो आएगा माइनस पी गैस की जगह लिख सकते हैं आप nRT बाई वी डीवी, V1 से लेके V2 तक। सो W रिवर्सिबल का फॉर्मूला आएगा माइनस nRT ln V2 बाई V1। चेक कर लो बेटा, और इसी को आप W रिवर्सिबल लिख सकते हैं माइनस nRT ln P1 बाई P2, क्योंकि V और P इनवर्सली होते हैं। अब बोले कौन सा लगाना है, जो आपको इंफॉर्मेशन दी हो, V1 V2 दिया ये, P1 P2 दिया ये रिवर्सिबल का है भाई। चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन, दोनों में काम करेगा, लेकिन रिवर्सिबल में। क्लियर क्लियर। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, कभी भी कोई प्रोसेस ग्राफ, अगर कभी किसी प्रोसेस का ग्राफ बनाया, समझ लो पक्का रिवर्सिबल है। यानी रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी प्लॉटेड ग्राफिकली, बट इरिवर्सिबल प्रोसेस कैन नॉट बी प्लॉटेड ग्राफिकली। मतलब कि इरिवर्सिबल प्रोसेस का आप कभी भी ग्राफ नहीं बनाते, ग्राफ नहीं होता इरिवर्सिबल प्रोसेस का। अब ध्यान सुनो, अब आता है सेकंड, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। सो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें कि यार ये इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, तो देखो अगर अपन बात करें कि W इरिवर्सिबल, देखो फॉर्मूला तो आपका यही रहता है हमेशा, आपको बताया गया। अच्छा जब प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है, तो पिछली क्लास में बताया गया था कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में P एक्सटर्नल मस्ट बी कांस्टेंट। सो क्या P एक्सटर्नल आ गया बाहर, और यहां इंटीग्रल हो गया dv V1 से V2 तक, यानी W इरिवर्सिबल इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस P1। ये देखो, ये है W इरिवर्सिबल। देख लो, ये फॉर्मूला मत लगा देना इरिवर्सिबल में, ये रिवर्सिबल में लगता है केवल। अच्छा इसको और चाहो तो और लिख सकते हो, कैसे, W इरिवर्सिबल माइनस P एक्सटर्नल, V2 को लिख सकते हो आप nRT, T तो कांस्टेंट है भाई, P2
माइनस nRT बाई P1। तो यहां से P एक्सटर्नल इंटू nRT 1 बाई P2 माइनस 1 बाई P1। ये चेक करो बेटा, ये देखो W इरिवर्सिबल। क्या कहानी समझ में आई? W इरिवर्सिबल क्लियर हो गया भाई? देख लो, गड़बड़ मत करना। क्या भाई W इरिवर्सिबल की कहानी क्लियर हो रही है? कोई डाउट हो तो बोलो। तो W इरिवर्सिबल समझ में आ गया? देखो W जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या होता है? क्योंकि क्वेश्चन में तो लिखता ही नहीं है कि इरिवर्सिबल है, अगर नहीं लिखा तो तरीका क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक तो P एक्सटर्नल कांस्टेंट होता है, दूसरा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है P एक्सटर्नल को पहचानना। कभी कभी क्या होता है, P एक्सटर्नल हम पहचान ही नहीं पाते। सिंपल सा लॉजिक है, सोच के देखना। P एक्सटर्नल बाहर वाला प्रेशर है बेटा। अगर एक्सपेंशन हो रहा है, सोचो एक्सपेंशन हो रहा है, तो बताओ किसका प्रेशर ज्यादा होगा, गैस का या P एक्सटर्नल? खुद ही सोचो भाई। अगर मान लीजिए, आप दिमाग लगाइए, यहां पे कंटेनर है, गैस भरी हुई है, ओके, यहां पे पिस्टन लगा हुआ है, तो यहां पे प्रेशर है P एक्सटर्नल और यहां पे प्रेशर है आपका P इंटरनल, ओके। तो इफ P इंटरनल ग्रेटर देन P एक्सटर्नल है, अभी तभी तो एक्सपेंशन होगा। तो अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो जो कम प्रेशर है वो P एक्सटर्नल है, और अगर कंप्रेशन हो रहा है, इसका मतलब बाहर वाला प्रेशर ज्यादा तभी तो दब रहा है, तो ज्यादा है, इसका मतलब P एक्सटर्नल ज्यादा है। यानी इफ P इंटरनल ग्रेटर देन P एक्सटर्नल देन एक्सपेंशन होगा। चेक करो। एंड इफ P एक्सटर्नल ग्रेटर देन P इंटरनल देन कंप्रेशन होगा। चेक करो बेटा, ये देखो, क्लियर? अब ध्यान सुनिएगा, ये तो कहानी फार्मूला की आगे भी, फार्मूला कैसे आया, ठीक है। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल क्या होता है और आइसोथर्मल इरिवर्सिबल क्या होता है, ठीक है भाई। अब इसको ग्राफ से समझें। जैसे मान लीजिए कि पीवी डायग्राम बनाते हैं बेटा, और यहां A से B तक, यहां वॉल्यूम V2 है, यहां प्रेशर P2 है, और इनिशियल हो गया वॉल्यूम V1 एंड प्रेशर P1, ओके। अब अगर आप A से B तक रिवर्सिबल जाते हो, तो रिवर्सिबल जाओगे तो बेटा पैरा हाइपरबोला के थ्रू जाओगे, ये देखो। अच्छा, वर्क डन जो होता है वो होता है माइनस P एक्सटर्नल dV का इंटीग्रल, यानी इट इज इक्वल टू एरिया अंडर द PV कर्व। क्या भाई? इट इज द एरिया अंडर द PV कर्व, ठीक है। इंटीग्रल YDX तो एरिया ही होता है ना बेटा। सो यहां पे आप देखोगे कि ये वाला जो एरिया आएगा, ये वाला ना, ये वाला जो एरिया आएगा, ये आपका W रिवर्सिबल होगा। चेक करो, पूरा एरिया जो होगा W रिवर्सिबल होगा। फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो। अब मान लीजिए कि प्रोसेस वही है, बट फर्क इतना है कि A से B जाना है V2 P2, यहां प्रेशर, यहां वॉल्यूम, यहां P1 और यहां B1। अब आपको A से B तो जाना है, लेकिन बेटा इरिवर्सिबल जाना है। यानी ये जो आप देख रहे हो, ये है रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ओके। और अब हम लोग बताने वाले हैं इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। अच्छा, इसका कोई ग्राफ तो आप बना नहीं सकते, पहली बात तो। देखो होगा क्या कि अगर हम WAB इरिवर्सिबल निकालें, तो इसका फॉर्मूला तो याद है आपको, P एक्सटर्नल कांस्टेंट होता है और V2 माइनस V1, ये तो तरीका था।
अब आपको इसमें ये समझना पड़ता है बेटा कि पी एक्सटर्नल क्या है, क्योंकि कहीं लिखा तो है नहीं पी एक्सटर्नल P1 है कि P2 है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। खुद ही लॉजिक लगाओ कि यार एक्सपेंशन हो रहा है तो पी एक्सटर्नल ज्यादा होगा कि कम होगा, खुद ही सोचो। अंदर का पी इंटरनल है, बाहर का पी एक्सटर्नल है। एक्सपेंशन कब होगा, जब अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा होगा, यानी पी एक्सटर्नल जो होगा वो कम वाला प्रेशर होगा अगर एक्सपेंशन हो रहा है, यानी दिस इज इक्वल टू -P2 V2 - V1। ये है W इरिवर्सिबल। अगर इसको पीवी कर्व में इसको एरिया को देखें कौन सा है, तो P2 V यानी Y एक्सेस P2, ये देखो क्या ये वाला जो एरिया है, चेक करना बेटा, ये देखो आप, ये वाला जो एरिया है ये आपका W इरिवर्सिबल होगा, चेक करो देखो। यानी अपन ये कहेंगे कि इन केस देखो ए बी रिवर्सिबल गए तो ये एरिया है, इरिवर्सिबल गए तो केवल इतना एरिया है, यानी इन केस ऑफ, समझिएगा, इन केस ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन W रिवर्सिबल का मोड W इरिवर्सिबल से ज्यादा होगा, चेक करो। क्या कहानी क्लियर है, देख लीजिए। अच्छा ध्यान से, मोड है क्योंकि एक्सपेंशन में केमिस्ट्री में वर्क डन निगेटिव होता है, तो मान लो वर्क डन आ गया एक का -3 एक का -5, तो बताओ किसको बड़ा कहोगे, एक वर्क डन -3 है एक -5 है, वर्क डन ज्यादा कौन है, कहोगे यार -3 बड़ा है, नहीं, वर्क डन हमेशा मैग्नीट्यूड से ही कंपेयर किया जाएगा, चाहे वो मैग्नीट्यूड पूछे चाहे ना पूछे। क्यों, क्योंकि माइनस साइन बेटा, माइनस साइन तो आपके को ये बताता है कि सिस्टम में एक्सपेंशन हो रहा है। अब वर्क डन तो 3 और 5 का ही हुआ बेटा, वर्क डन तो 3 और 5 का ही हुआ है, तो माइनस से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना वर्क डन में। तो ये ध्यान रखिए कि भाई ये हो गया। अब ध्यान सुनो, यहां पे क्या होता है कि जैसे आप ये कहा गया था बिगिनिंग में कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो इनफाइनाइट स्टेज का होता है। क्यों, क्योंकि वो इनफाइनाइटली स्लो होता है, लेकिन जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो क्या होता है, फाइनाइट स्टेप का होता है। क्यों, वो फास्ट प्रोसेस होता है। तो यहां पे आप देख रहे हो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये सिंगल स्टेज, इसको क्या बोलते हैं, सिंगल स्टेज। तो बोले सिंगल स्टेज का क्या मतलब है, सिंगल स्टेज में खट से ए से भी एक ही स्टेज में पहुंच गए। अगर आप इसी ए बी को, ध्यान देना, पीवी कर्व है, यहां आपका ए है, यहां आपका बी है, ये वॉल्यूम V2 है, ये प्रेशर P2 है, ये वॉल्यूम V1 है, ये प्रेशर P1 है। ए से बी जाना है लेकिन 2 स्टेज में जाना है, रुक रुक के जाना है, यानी हम ये कहेंगे यहां 2 स्टेज आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। ध्यान से, 2 स्टेज आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो यहां पे क्या करना है आपको, ए से पहले जाना है बेटा V डैश पे और B डैश से V2 पे। तो B डैश का यहां पे अपन क्या करते हैं, वॉल्यूम लेते हैं V2 डैश और प्रेशर लेते हैं P2 डैश। तो देखो यहां पे आप लिखिएगा WAB का वैल्यू WAB डैश प्लस WBB डैश, ये देखो क्लियर। सो यहां से आप देखिएगा कि जो WAB है वो क्या होगा। अच्छा, जब AB निकाल रहे हैं तो WAB डैश पहले निकालेंगे, WAB डैश से B का कोई लेना देना नहीं है, यानी A से हम B डैश गए तो यानी एक्सपेंशन हो रहा है, तो यहां P एक्सटर्नल क्या होगा, माइनस P एक्सटर्नल में माइनस P2 डैश, और यहां वॉल्यूम का चेंज होगा V2 डैश माइनस B1। चेक करो बेटा, A से B में P एक्सटर्नल कम वाला P2 डैश और इसका फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, माइनस WBB डैश, BB डैश में फाइनल प्रेशर होगा P2 और वॉल्यूम होगा V2 माइनस V2 डैश। चेक कर लो, देख लो,
ये 2 स्टेज का वर्कडन है। अब अगर इसको एरिया वाइज देखें कि ये कौन से एरिया है, तो देखो P2 डैश वाई एक्सेस में और एक्स एक्सेस में है V2 डैश माइनस V1, इसको रेक्टेंगल बनाना है। तो ये P2 डैश और ये वाला देखो, ध्यान से देखना, चेक करो, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये है WAB डैश, ये देखो। और जो अगला है एरिया है वो आपका ये देखिए, ये आपका बनेगा WBB डैश, WBB डैश, ये देखो। यानी जब हम A से B सिंगल स्टेज में गए थे तो इतना वर्कडन आया था, जब वहीं आप 2 स्टेज में गए तो वर्कडन इतना आया, यानी वर्कडन बढ़ गया। यानी हम कहेंगे कि इन केस ऑफ आइसोथर्मल इररिवर्सिबल एक्सपेंशन, इन केस ऑफ आइसोथर्मल इररिवर्सिबल एक्सपेंशन, एज द नंबर ऑफ स्टेजेस इंक्रीजेस, वर्कडन इंक्रीजेस। देखो, एंड इफ the number of stages tends to infinite, then W reversible will be equal to W reversible। चेक करो, समझ में आया? 3 स्टेज में हो तो और बढ़ जाएगा, 4 स्टेज में हो तो और बढ़ जाएगा। तो देखो, बात क्लियर करो बेटा, क्या कहानी क्लियर हुई? देखिए, तो यानी अगर अपन ये कहें, देखना, AB PV, समझो, यहां पे आपको पता है P1 V1, यहां पे आपको पता है V2 P1, क्लियर? A से B इररिवर्सिबल जाना है, लेकिन N स्टेज में जाना है, तो कैसे वर्कडन आएगा देखना। देखो, ये देखो, आप अगर इनको देखो, बात जरा समझो, सो आप देखोगे कि जो वर्कडन है वो लगातार क्या होता है, स्टेप बढ़ाने से बढ़ता चला जा रहा है। थोड़ा दिखने में अच्छा हो जाएगा। ये देखिए, अब आप देखिए कि WA जो है N स्टेज इररिवर्सिबल एक्सपेंशन है। ये देखो, अगर सोचो कि अगर n का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए तो ये जो स्ट्रिप है वो और पतली पतली होती जाएंगी, और AB को अगर हम हाइपरबोला बना देते, देखो यही आएगा, तो क्या दोनों का एरिया लगभग बराबर हो जाएगा। तो अगर स्टेजेस इनफाइनाइट हो गई तो जो इररिवर्सिबल प्रोसेस है वो रिवर्सिबल हो जाएगा। क्या समझ में आया? देख लो, अब अगर अपन बात करें, देखो, आइसोथर्मल इररिवर्सिबल कंप्रेशन,
आइसोथर्मल इररिवर्सिबल कंप्रेशन। अगर आइसोथर्मल इररिवर्सिबल कंप्रेशन की बात करें तो देखो यहां से अगर पीवी कर्व है ए बी, यहां वॉल्यूम V2, यहां ए लिख देते हैं, तो यहां वॉल्यूम है V1, कंप्रेशन है ना, ए से बी जाना है, तो यहां पे वॉल्यूम आया V2, प्रेशर आया P2, प्रेशर आया P1। तो अगर ए से बी जाना है तो आप हाइपरबोला जाओगे, ये रिवर्सिबल होगा, यानी ये वाला जो एरिया आप देखोगे बेटा ये होगा W रिवर्सिबल। चेक करो, W रिवर्सिबल, चेक करो। अब अगर यहीं पे ये क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल है, ये है बेटा आपका रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। ओके, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब अगर हम पीवी कर्व खींचे, क्लियर, यहां ए है, यहां बी है, V2, प्रेशर P2, वॉल्यूम V1, प्रेशर P1। अब आपको क्या करना है कि WAB इररिवर्सिबल बताना है, WAB इररिवर्सिबल। तो देखो ये है आपका इररिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, ध्यान से देखना। सो अगर ये इररिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन है तो आप बताओ इसमें वर्क डन क्या होगा। ये वर्क डन ऐसे होगा, P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। अब इसमें बेटा P एक्सटर्नल क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या ये कंप्रेशन है? कंप्रेशन में आपको बताया गया था ज्यादा वाला प्रेशर जो होता है वो P एक्सटर्नल होता है, यानी इसका आएगा P2 V2 माइनस V1। ये देखो, और अगर इसका एरिया देखोगे आप तो y एक्सेस में P2, x एक्सेस में V2 माइनस V1, ये वाला एरिया आएगा। ये देखो, ये देखो, ये एरिया देखो, रिवर्सिबल में ये एरिया आ रहा है, इररिवर्सिबल बढ़ के आ रहा है, यानी क्या कहेंगे कि इन केस ऑफ कंप्रेशन जो W इररिवर्सिबल है वो ज्यादा होता है W रिवर्सिबल से। देखो, अगर कंप्रेशन हो रहा है तो इररिवर्सिबल का वर्क डन ज्यादा होता है, और इस केस में जब नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ाओगे तो वर्क डन घटेगा, और जब स्टेजेस इनफाइनाइट हो जाएंगी तो फिर इररिवर्सिबल रिवर्सिबल सेम हो जाएगा। यानी इन केस ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेशन एज द नंबर ऑफ स्टेजेस इंक्रीजेस वर्क डन डिक्रीजेस। देख लो बेटा, यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इररिवर्सिबल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको क्या पता चलना चाहिए, P एक्सटर्नल। क्लियर, देख लो। अब जैसे क्वेश्चन आया, ठीक है, 1 मोल ऑफ अ नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक ideal gas is expanded from 1 atm expanded from 10 atm to 1 atm, ठीक है, at 300 Kelvin isothermally, find W reversible and W irreversible। ये देखो, ऐसे क्वेश्चन आता है। करा 1 mole of a non-linear triatomic ideal gas is expanded from 10 atm to 1 atm at 300 Kelvin isothermally, find the W reversible and W irreversible। सुनो, बहुत आसान सा क्वेश्चन। अगर आप इसमें W रिवर्सिबल देखना चाहते हो तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, -nRT ln P1 बाई P2। n का वैल्यू 1, RT का वैल्यू 300, ln P1 का वैल्यू 10, P2 का वैल्यू 10।
माइनस 300R ln 10। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये है W रिवर्सिबल। अब आया कि W इरिवर्सिबल कैसे निकलेगा। तो W इरिवर्सिबल फार्मूला वाला नहीं लगा सकते। W इरिवर्सिबल फार्मूला लगाओगे P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। लेकिन चक्कर ये है कि इस क्वेश्चन में V2 V1 तो दिया ही नहीं है, तो V2 को लिख दो nRT बाई P2, V1 को लिख दो nRT बाई P1। तो यहां से P एक्सटर्नल इंटू nRT बाहर आ जाएगा, 1 बाई P2 माइनस 1 बाई P1। अब सुनो, अब P एक्सटर्नल क्या होगा, क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। कहां से, 10 ATM से 1 ATM। तो बताओ P एक्सटर्नल क्या होगा, 1 होगा। और जब 10 वाला धीरे 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 जब तक अंदर का 1 बाहर का 1 बराबर हो जाएगा तो पिस्टन रुक जाएगा। यानी P एक्सटर्नल हो गया 1 R इंटू 300, 1 बाई P2 1 माइनस 1 बाई 10। चेक कर लो बेटा, तो ये आ जाएगा, ये आ गया माइनस 270। चेक करो, नो, हाँ 270R। चेक कर लो बेटा, क्लियर। ये है W इरिवर्सिबल। निकालना आया W रिवर्सिबल, W इरिवर्सिबल देख लो, कई स्टेप में दिया होता तो P एक्सटर्नल बदलते रहते, आंसर आता रहता। चलो भाई आगे चलते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको, आइसोथर्मल समझ में आ गया, रिवर्सिबल क्या होता है, इरिवर्सिबल क्या होता है, क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे अगला, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस की कंडीशन क्या होती है कि यहां पे जो DQ है वो 0 होना चाहिए, यानी हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, क्लियर, ठीक है। और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, वैसे तो डेरिवेशन भी है इसका, जरूरत नहीं है, लेकिन PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ध्यान से ना। एंड PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट इज वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एंड आइडियल गैस। ध्यान रखना, रियल गैस के लिए नहीं लगा सकते, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए PV का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट कतई मत लगा दीजिएगा, नहीं सब गलत हो जाएगा, क्लियर। देख लीजिए, तो एक तो कहानी अपने को यह समझ में आई। अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। इसमें 3 फॉर्मूले आएंगे, PV में, PT में, VT में। तो सब आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। देखो अगर आपको T और V में लाना है तो P की जगह क्या लिख दो, P की जगह लिख दो T बाई V। T बाई V लिख सकते हो ना, कांस्टेंट होता है। तो यहां से TV की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, ये आ गया दूसरा फॉर्मूला। देखो T1 V1 का पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 का पावर गामा माइनस 1 आप इसमें लगा सकते हो। तीसरा क्या करना है, P और T में लाना है, तो V की जगह क्या लिख दीजिएगा, T बाई P। तो देखो P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये थर्ड फॉर्मूला। जिसकी जरूरत होगी वो अपन यूज कर लेंगे। 3 फॉर्मूले हैं एडियाबेटिक के। अगर 3 फॉर्मूले हैं तो 3 कर्व भी बनाने पड़ेंगे अपने को। देखो इंपॉर्टेंट है भाई, ग्राफ्स। अगर ग्राफ्स की बात करें एडियाबेटिक प्रोसेस की, तो देखो सबसे पहले PV कर्व। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा PV कर्व की, और PV कर्व जो होगा इसका वो हाइपरबोला होगा। ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन हाइपरबोला, ध्यान रखना। जैसे आइसोथर्मल होता था ना, बिल्कुल वैसे ही ग्राफ है, वो स्लोप में फर्क है, वो बात करेंगे अपन, ठीक। TV कर्व जो होगा ये भी हाइपरबोला ही आएगा। देखो
झंझट जो है वो जो है पीटी कर्व में है, पीटी और कभी कभी टीपी। देख लो, क्योंकि आएगा तो आप गड़बड़ कर दोगे। तो ध्यान से, जो पीटी कर्व है ये बेटा पैराबोलिक आएगा। एक बार गणित लगा के अपना चेक कर लेना, ठीक है। बस या चाहो रट लो, ये पैराबोलिक आएगा ओरिजिन से पास करता हुआ। ये देखो, ये देखो, और ग्राफ पी की तरफ झुका हुआ होगा। देख लो, पैराबोलिक है, पी की तरफ झुका हुआ। जैसे ये देखो, ये पैराबोलिक होगा और पी की तरफ झुका हुआ होगा। ये देखो, ये ध्यान रखना, पीवी और टीवी ये हाइपरबोला है, लेकिन पीटी और टीपी ये पैराबोलिक कर्व होते हैं, ठीक है। और किसकी तरफ फोल्ड होते हैं? पी की तरफ। रट लो चाहे जो जैसे चाहो। क्या बना लोगे? ध्यान रखना बेटा, इसकी जरूरत पड़ सकती है कभी भी। क्लियर? देख लो, तो ये आ गया एडियाबैटिक प्रोसेस का जनरल फॉर्मूला, ग्राफ। अब अपन बात करते हैं वर्क डन कैलकुलेशन। देखो, वर्क डन कैलकुलेशन। वर्क डन कैलकुलेशन की बात की जाए कि वर्क डन कैलकुलेशन पूरा आधा पेज का डेरिवेशन है। वर्क डन कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है। देखो, क्या फ्रॉम फ्लॉट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या लिख सकते हैं? डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू इक्वल टू डी यू। बोलो। या फिर Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू, एक ही बात है। वो Q क्या हो गया? 0। क्या W का वैल्यू डेल्टा यू के बराबर हो गया? देखो, W का वैल्यू जो हुआ बेटा किसके बराबर हो गया? डेल्टा यू के, ठीक है। अच्छा, अब देखो, डेल्टा यू क्या लिखते हैं फॉर आइडियल गैस? NCV T2 माइनस T1। ये लो, यानी W का वैल्यू आया NCV T2 माइनस T1। अच्छा, CV का वैल्यू क्या होता है? R बाई गामा माइनस 1, पहले बताए थे। तो यहां से R बाई गामा माइनस 1 N T2 माइनस T1। देखो, अंदर ले जाओ, NRT2 को लिख सकते हो P2V2 माइनस NRT1 P1V1, यानी दिस इज इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1 बाई गामा माइनस 1। क्या यही W के लिए डेरिवेशन किए थे पूरा इंटीग्रेट करके? कुछ जरूरत नहीं है, देख लो सीधे। ये याद रखो, इससे ये जरूरत पड़े, ये जरूरत, जो इसकी जरूरत पड़ेगी वो अपन फॉर्मूला लगा देंगे। चेक कर लो बेटा। देखो, एडियाबैटिक प्रोसेस में बताऊं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालते हैं? अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो ये जो 3 फार्मूले लिखवाए थे इनसे फाइनल टेम्परेचर निकालते भी क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, एडियाबैटिक इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर एडियाबैटिक इर्रिवर्सिबल प्रोसेस की बात की जाए, क्लियर, तो इसमें ए पार्ट एक्सपेंशन, ए पार्ट है इसका एक्सपेंशन, एडियाबैटिक इर्रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो देखो, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे रिवर्सिबल, ये तो हमेशा 0 रहेगा, यानी W इर्रिवर्सिबल ही डेल्टा यू के बराबर होगा। अच्छा, अब डेल्टा यू क्या है? ये है NCV T2 माइनस T1। अगर अपन ये लिख दिया तो ऐसा लग रहा है रिवर्सिबल रिवर्सिबल सेम हो गया। तो फर्क कहां होता है? फर्क होता है फाइनल टेम्परेचर पे। एडियाबैटिक का फाइनल टेम्परेचर रिवर्सिबल का और इर्रिवर्सिबल का फाइनल टेम्परेचर बेटा अलग अलग होते हैं। देख लो, T2 और T2 डैश में फर्क होता है, बाकी सब सेम है। अब ध्यान सुनो, क्या होता है कि फॉर एक्सपेंशन ध्यान सुनिएगा, क्या W
रिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड W इरिवर्सिबल से ज्यादा होता है। कैसे? आपको ये कहां से आ गया? आइसोथर्मल में पढ़े थे ना, हाइपरबोला ही तो है, उसी तरह आ जाता है। ठीक है, सेम रिलेशन फॉलो करता है। सो W रिवर्सिबल क्या था? ये था NCV T2 माइनस T1 का मोड ग्रेटर देन NCV मोड आ गया। चेक करो बेटा, ये देखो अब मोड है, अब एनसीवी तो गायब हो गया। अब एक बात समझो, W अगर देखें कि एक्सपेंशन में वर्क डन निगेटिव होता है। अच्छा, W का वैल्यू NCV T2 माइनस T1 है और एक्सपेंशन में ये निगेटिव होता है, यानी ड्यूरिंग द एडियाबैटिक एक्सपेंशन टेम्परेचर डिक्रीजेस। देखो T2 कम होगा तभी तो निगेटिव आएगा, यानी ड्यूरिंग एक्सपेंशन, ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन टेम्परेचर डिक्रीजेस। यानी बेटा ये क्वांटिटी निगेटिव है, तो जब इसका मोड ओपन होगा, समझो थोड़ी सी गणित लगेगी, जब इसका मोड ओपन होगा तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2 ग्रेटर देन T1 माइनस T2 डैश, यानी T2 डैश का वैल्यू T2 से बड़ा आएगा। T2 डैश का वैल्यू T2 से बड़ा आएगा, यानी कि अगर सिस्टम में एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है इरिवर्सिबल, तो उसका इरिवर्सिबल का फाइनल टेम्परेचर रिवर्सिबल के फाइनल टेम्परेचर से ज्यादा आएगा एक्सपेंशन में। अगर बी की बात करें, कंप्रेशन, अगर कंप्रेशन की बात करें तो देखो कंप्रेशन में क्या होगा कि W इरिवर्सिबल का वैल्यू W रिवर्सिबल से ज्यादा होता है, अभी पढ़े थे। अच्छा एक बात और, ये तो खुद ही पॉजिटिव होता है, कंप्रेशन का वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव। तो W इरिवर्सिबल क्या लिखिएगा? NCV T2 डैश माइनस T1। T2 डैश ध्यान रखना, इट इज अ फाइनल टेम्परेचर ऑफ इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस ग्रेटर देन NCV T2 माइनस T1। यानी इधर से आप सॉल्व करोगे, ये देखो एग्जैक्टली में क्या होता है कि जब ऑप्शन आते हैं ना, तो एक जगह एक्सपेंशन लिखा है तो अपने को दिमाग में आता है कंप्रेशन में, उल्टा यहां नहीं है। फाइनल टेम्परेचर इरिवर्सिबल प्रोसेस का हमेशा रिवर्सिबल से ज्यादा होगा, चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो। देख लो। अच्छा अब ये हुआ कि T2 डैश निकालेंगे कैसे? T2 डैश निकालने के लिए PV का पावर गामा कांस्टेंट यूज मत कर लेना, क्योंकि इरिवर्सिबल में PV का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट वैलिड नहीं है। अभी हो तो फिर T2 डैश, क्योंकि बिना T2 डैश के कुछ नहीं आएगा। T2 डैश और T2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिवर्सिबल में T2, इरिवर्सिबल में T2 डैश। आ चुका है डायरेक्ट T2 डैश निकालने को, 2005 IIT एडवांस, चेक कर लेना। अब ये हुआ कि भाई ये T2 डैश कैसे निकालें, तो समझो कैलकुलेशन फॉर T2 एंड T2 डैश। देखो T2 का कैलकुलेशन तो TB की पावर गामा T1 B1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। इधर से निकाल सकते हो आप T2, ये देखो, या अगर P में दिया है तो P की पावर 1 माइनस गामा T1 की पावर गामा इक्वल टू P2 की पावर 1 माइनस गामा T2 की पावर गामा। ये लो, यहां से T2 निकलेगा। ठीक है, अब आया T2 डैश कैसे निकालें, तो ध्यान सुनिएगा, T2 डैश निकालना अपने आप में क्वेश्चन है। हाँ भाई, तो क्या करते हैं कि T2 डैश निकालना अपने आप में एक क्वेश्चन है कि T2 डैश कैसे निकालते हैं। ध्यान सुनिएगा, क्या W इरिवर्सिबल का वैल्यू डेल्टा U है? बिल्कुल है। क्यों? Q तो जीरो ही है ना बेटा। तो W इरिवर्सिबल आप कैसे लिखोगे? ध्यान सुनो, ये लिखोगे माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस B1, और डेल्टा U क्या लिखोगे? NCV T2 डैश माइनस T1। याद आया? ये लिखना समझ में आता है? अब देखो, यहां से लिखना माइनस P एक्सटर्नल
V2 की जगह लिखना NR T2 डैश बाई P2 माइनस NR T1 बाई P1 इक्वल टू NCV T2 डैश माइनस T1। ये देखो यहां से निकलेगा T2 डैश। कभी भी आप T2 डैश के लिए ध्यान रखना PB का पावर गामा मत यूज कर लेना। ये सॉल्व करोगे तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहां से T2 डैश आएगा। अभी एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा। देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं। 1 mole of a non-linear triatomic ideal gas is expanded adiabatically at 300 Kelvin from 16 atm to 1 atm। समझो, क्लियर है बेटा। फाइंड W रिवर्सिबल एंड W इरिवर्सिबल। ये देखो बस इतना लिखे क्वेश्चन में। अब समझिए कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। पहले हम लोग बात करते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक की। रिवर्सिबल एडियाबेटिक तो देखो बेटा, T1 का वैल्यू 300, P1 का वैल्यू 16, P2 का वैल्यू 1 और गामा का वैल्यू गामा, ठीक है। गामा क्या है देखो, नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक आइडियल गैस। तो Cp होगा इसका 4R, Cv होगा 3R, F/2 F6 होगा, ठीक है। तो गामा हो जाएगा 4/3, Cv का वैल्यू होगा 3R, Cp का वैल्यू होगा 4R, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, इसमें निकालना है फाइनल टेम्परेचर। अब फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, देखो P1 P2 T1 यानी P और T वाला लगाएंगे बेटा। तो P और T वाला फॉर्मूला क्या था याद करो, P की पावर 1 माइनस गामा T की पावर गामा, यानी दिस इक्वल टू P2 की पावर 1 माइनस गामा T2 की पावर गामा। देखो आपको निकालना है बेटा T2। तो T2 कैसे निकलेगा समझो, कैसे क्या करो, P1 बाई P2 की पावर 1 माइनस गामा, चेक करो, ठीक है। और यहां बाई दिस T1 इक्वल टू T2, चेक करो कैसे हुआ। यहाँ T2 गामा को पावर को रिवर्स कर दो तो 1 बाई गामा हो जाएगा। इतना तो गणित मतलब आपको आनी चाहिए बेटा। तो P1 का वैल्यू दिया है 16, 16 बाई 1 का पावर 1 माइनस 4/3 बाई 4/3 इंटू 300 इक्वल टू T2। 2 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको। देखो यहां आ जाएगा -1/4, चेक करो 3 गायब हो गया, हाँ ठीक है, इंटू 300 इक्वल टू T2। तो यहां से देखो 4 गायब, 2 की पावर 1, तो T2 का वैल्यू आ गया कितना 150 केल्विन। चेक कर लो बेटा, T2 का वैल्यू 150 केल्विन। और एक बार T2 आ गया तो क्या W रिवर्सिबल है NCV T2 माइनस T1। तो N1 CV का वैल्यू 3R, T2 आया 150 माइनस 300, दिस इज इक्वल टू 450R। ये देखिए, ये देखिए, ये है W रिवर्सिबल निकालने का तरीका। देख लो बेटा W रिवर्सिबल। अब आया W इरिवर्सिबल, अब आया इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो अगर इरिवर्सिबल है तो इरिवर्सिबल के लिए हमारे को T2 डैश निकालना पड़ेगा। T2 डैश कैसे निकालोगे वो समझो, वो निकाल के दिखाते हैं आपको। W इरिवर्सिबल लिखना डेल U के बराबर, W इरिवर्सिबल लिखना बेटा माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस B1, यहां लिखोगे NCV T2 डैश माइनस T1। ये देखिए यहां से लिखना P एक्सटर्नल इंटू NR बाहर आ जाएगा, यहां आ जाएगा T2 डैश बाई P2
T1 by P1. This is equal to NCV T2 डैश माइनस T1. क्लियर? अब समझना पड़ेगा कि P एक्सटर्नल क्या है. तो P एक्सटर्नल में क्या हो रहा है? एक्सपेंशन 16 to 1, यानी बाहर वाला 1 है बेटा. इसका मतलब P एक्सटर्नल हो गया -1. CV का वैल्यू 3R रखोगे तो 3R से R और N गायब हो जाएगा. तो यहां आ जाएगा T2 डैश, P2 का वैल्यू 1 है, T1 300, P1 16. दिस इज इक्वल टू 3R गायब हो चुका है. 3T2 डैश माइनस 3 इंटू 300. चेक कर लो ध्यान से. CV का वैल्यू 3R रखे बेटा, R और N गायब, 3 बाहर था, 3 से अंडर मल्टीप्लाई कर दिए. T1 का वैल्यू 300 रख के. क्लियर है? कहानी समझ में आई? अब इसके बाद जो है देखो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -T2 डैश प्लस 300 बाई 16 इक्वल टू 3T2 डैश माइनस 900. तो यहां से आ जाएगा 4T2 डैश 300 बाई 16 प्लस 900. 300 1 बाई 16 प्लस 3. चेक कर लेना भाई, गड़बड़ मत करना. 300 इंटू 49 बाई 3. तो यानी T2 डैश का वैल्यू 300 इंटू 49 बाई 64. चेक करो. तो यहां से आप सॉल्व करोगे ना तो T2 डैश का वैल्यू आएगा 229.68, लगभग 230 के आसपास. चेक कर लेना ना. तो यहां से जो W इरिवर्सिबल आएगा बेटा वो आता है NCV T2 डैश माइनस T1. तो यहां से NCV का वैल्यू 3R, T2 डैश का वैल्यू 230 माइनस दिस, यहां से आएगा माइनस 210R. ये देखो, ये है W इरिवर्सिबल. यानी W रिवर्सिबल समझ में आया? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लो, चेक कर लो. तो T2 डैश कैसे निकालते हैं समझ में आ गया? उसके लिए स्पेशल तरीका है T2 डैश निकालने का. कंफ्यूज मत होइएगा, इरिवर्सिबल में कभी भी PV का पावर गामा नहीं लगेगा. और इरिवर्सिबल पहचानेंगे कैसे? इसमें तो कुछ दिखा नहीं, लेकिन जनरली लिखा होता है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, समझ लीजिएगा इरिवर्सिबल है. देखिए थोड़ा ग्राफ की और बात करेंगे कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल ग्राफ्स कैसे होते हैं. देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में यही सब पार्ट जो है ना बहुत भारी हो जाता है और लोगों को फिर गड़बड़ लगने लगता है. जैसे A से B की बात करते हैं. यहां वॉल्यूम V2, प्रेशर P2, वॉल्यूम V1, प्रेशर P1. बट जब A से B आप रिवर्सिबल जाते हो, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, तो जब A से B में आप रिवर्सिबल एडियाबैटिक जाते हो तो देखो ये है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि हाइपरबोला आएगा. कभी भी ग्राफ दिख गया ना समझ लो रिवर्सिबल. तो ये है आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस. ये देखो, अब जैसे हमने आइसोथर्मल में पढ़ा कि आइसोथर्मल अगर ये होता तो इसमें P एक्सटर्नल क्या हो जाता? P2 कम वाला, और W आइसो हो जाता बेटा माइनस P2 V2 माइनस V1. बट यहां अगर W एडिया लिखा जाए, W इरिवर्सिबल, तो यहां माइनस P2 V2 माइनस V1 जैसे आइसोथर्मल लिखते थे, ये गलत हो जाएगा. ये गलत है, बना के दे देगा तो आधे से ज्यादा जनता ये लिखाएगी, क्योंकि P एक्सटर्नल P2 हो गया, V2 माइनस V1. तो इसमें दिक्कत क्या है? सही है, गड़बड़ है. गड़बड़ क्या है समझो, ध्यान से सुनना. फॉर AB, ठीक है, B पॉइंट पे फोकस करते हैं. देखो इसका रिवर्सिबल है तो इसका प्रेशर P1 B1 T1, P2 V2 T2. लेकिन अगर ऐसे सोचो कि हम अगर
इररिवर्सिबल की बात करेंगे तो इररिवर्सिबल का फाइनल टेम्परेचर आता था T2 डैश, और T2 डैश का वैल्यू T2 से हमेशा बड़ा आता था। यानी अगर फॉर बी पॉइंट देखते हैं, P2 V2 इक्वल टू nRT2, क्लियर, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, चेक करो। और अगर हम ये लिख दें कि P2 V2 इक्वल टू nRT2 डैश, ऐसा लिख दें अगर हम, फॉर ये आ गया इररिवर्सिबल एडियाबेटिक, इररिवर्सिबल एडियाबेटिक। सो अगर हमने ये लिख दिया तो ऐसे लिख रहा कि अगर ऐसा हुआ तो T2 और T2 डैश तो भैया सेम हो गया, T2 देखो। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको पूरा दिखाया था कि चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, T2 डैश का वैल्यू हमेशा T2 से बड़ा। अगर T2 डैश का वैल्यू हमेशा T2 से बड़ा है, तो जब T2 डैश का वैल्यू T2 से बड़ा है तो ये तो बराबर हो ही नहीं सकते भाई। इसका मतलब समझना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है कि या तो ये हो गया होगा, यानी P2 डैश हो गया होगा, और P2 डैश का वैल्यू P2 से बड़ा होगा, यानी V2 यानी फाइनल वॉल्यूम तो सेम होगा लेकिन फाइनल प्रेशर इररिवर्सिबल का ज्यादा होगा। चेक करो। या फिर और क्या होगा, P2 V2 डैश इक्वल टू nRT2 डैश, मतलब कि फाइनल प्रेशर तो सेम है रिवर्सिबल इररिवर्सिबल का, लेकिन फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है भाई इररिवर्सिबल का, तभी तो T2 डैश को बैलेंस करेगा। यानी ध्यान से, अगर ये देखा जाए कि पीवी कर्व है, यहां पे A यहां पे B, तो ये तो हो गया आपका एडियाबेटिक रिवर्सिबल, V2 P2 V1 P1। लेकिन जब हम इररिवर्सिबल एडियाबेटिक की बात करेंगे तो या तो फाइनल प्रेशर सेम, जब फाइनल प्रेशर सेम तो इररिवर्सिबल का फाइनल वॉल्यूम V2 डैश, और यहां पे क्या कहेंगे V2 डैश का वैल्यू भैया V2 से हमेशा बड़ा होगा, तभी तो T2 डैश को बैलेंस करेगा बेटा, गणित है, बेसिक गणित। यानी या तो ये पॉइंट B, देखो ये तो रिवर्सिबल का पॉइंट है, या तो ये इररिवर्सिबल का पॉइंट यहां होगा और इसका वॉल्यूम होगा V2 डैश, ये देखो, क्लियर। या फिर अगर फाइनल वॉल्यूम सेम है तो यहां कहीं B डबल डैश होगा जिसका कि प्रेशर P2 डैश होगा, ये देखो। यानी WAB इररिवर्सिबल जो होगा वो होगा -P2, अगर लिखोगे तो V2 डैश माइनस V1, या फिर, और वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या लिखा है। ये देखो, अगर फाइनल प्रेशर सेम है तो P एक्सटर्नल P2 हो जाएगा और डिफरेंस ये आएगा V2 डैश माइनस V1, और अगर फाइनल वॉल्यूम सेम है तो फाइनल P एक्सटर्नल हो जाएगा फिर P2 डैश। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ नहीं आता लोगों को कि भाई ये क्या हो रहा है, समझ लो, क्योंकि बेटा T2 डैश का वैल्यू T2 से अलग है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो T2 डैश निकालना तुम्हें आ ही गया है, खटाक खटाक आंसर आएंगे, बस फाइनल पोजीशन पे थोड़ा सा ध्यान रख लेना। क्लियर है, देख लीजिए, पहले बताओ समझ में आया कि नहीं, कहानी क्लियर हुई, ठीक है। तो देखो हमने एडियाबेटिक रिवर्सिबल इररिवर्सिबल पढ़ लिया। अब हम लोग बेटा बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। कंपैरिजन ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। देखिएगा, सबसे पहला कंपैरिजन है, वैसे तो आप बुक में देखोगे तो सबसे पहले स्लोप कंपेयर करता है, अपन भी कर सकते हैं बट अपन टेम्परेचर कंपेयर करेंगे। टेम्परेचर कंपेयर करने से क्या होगा, सीधे आंसर आने लगेंगे। टेम्परेचर देखो, अगर आइसोथर्मल की बात की जाए, इन केस ऑफ
आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इक्वल टू क्या होता है पता है तुम्हारे को? कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। इन केस ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड इन केस ऑफ adiabatic compression टेम्परेचर इंक्रीजेस। देखो एक्सपेंशन के केस में टेम्परेचर घटेगा, कंप्रेशन केस में टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, यानी क्या निकला कि इन केस ऑफ एक्सपेंशन, इन केस ऑफ एक्सपेंशन टी फाइनल आइसो, टी फाइनल एडिया। चेक करो, टी फाइनल मतलब फाइनल टेम्परेचर। ऐसा क्यों भाई? आइसोथर्मल का तो कांस्टेंट है और एडियाबैटिक का घट गया, तो भाई फाइनल तो आइसो का ही ज्यादा रहेगा। देखो, एंड इन केस ऑफ कंप्रेशन, इन केस ऑफ कंप्रेशन जो टी फाइनल होगा एडिया का वो ज्यादा होगा टी फाइनल आइसो से। ऐसा क्यों? क्योंकि कंप्रेशन में क्या, देखो आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल का टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन एडियाबैटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसका मतलब फाइनल एडिया का ज्यादा हो गया। देखो अब आता है दूसरा, स्लोप। देखो स्लोप की बात की जाए, अगर आप पीवी कर्व बनाते हो, देखो बेटा होता क्या है कि पीवी कर्व जो होता है आइसोथर्मल का भी हाइपरबोला होता है, एडियाबैटिक का भी हाइपरबोला होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन सा आ जाता है कि कौन सा हाइपरबोला एडिया का है और कौन सा आइसो का है। अगर आप ये दो चीजें याद रखोगे तो आपको कभी जीवन में कंफ्यूजन आएगा ही नहीं। देखो मान लो फाइनल वॉल्यूम सेम है, फाइनल वॉल्यूम क्या है? सेम है दोनों का। सो ये देखो, क्या ये एक्सपेंशन है बेटा? देखो पहला पार्ट है एक्सपेंशन, जिसमें तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, एक्सपेंशन। ये देखो अगर एक्सपेंशन है तो इसमें ज्यादा टेम्परेचर किसका है? देखो V कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है तो जिसका P ज्यादा उसका T ज्यादा, तो क्या इसका P ज्यादा है? अच्छा, एक्सपेंशन में T फाइनल किसका ज्यादा है? देखो आइसो का, यानी ये कर्व हो गया आइसो का और ये कर्व हो गया एडिया का। ये देखो, अब देखो इसमें स्लोप की बात जब करते हैं तो स्लोप बेटा एक कॉमन पॉइंट पे निकालते हैं, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। तो देखो स्लोप जो होगा dp बाई dv, आइसो ये आता है p बाई v एंड dp बाई dv एडिया का ये आता है गामा p बाई v। तो p और v तो बेटा दोनों में सेम है, तो गामा देखो एक से ज्यादा होता है, तो dp बाई dv जो एडिया है वो ग्रेटर होता है dp बाई dv आइसो से। ये देखिए, लेकिन कुछ लोग इसको क्या कह देते हैं कि एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा है आइसो से। ये कहना गलत है, पढ़े तो हम लोग यही थे, ये गलत है। इसलिए देखो ये स्लोप नहीं है, इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। स्लोप क्या होता है? गणित के विद्यार्थी है ना आप। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट, जैसे टेन थीटा आता है, देखिए ये थीटा ये थीटा, स्लोप देखिएगा तो आइसो का ज्यादा आ जाएगा। लेकिन स्लोप की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं स्टीपनेस। बेसिकली डीपी बाई डीवी का मैग्नीट्यूड एरिया का ज्यादा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, और देखो क्या आता है, जैसे वर्कडन कंपेयर करने को आ जाए, ग्राफ बना लो, वर्कडन देख लो, आइसो का वर्कडन ज्यादा दिख रहा है, एरिया अंडर द कर्व देख लो, सब कुछ कंपेयर कर सकते हो। अगर आपने ग्राफ बना लिए ना, दो ग्राफ, एक आइसो एक एरिया, सब कंपेरिजन क्लियर। जैसे मान लो तीसरा कंपेरिजन आता है फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर ये क्या होता है? इस तरह क्वेश्चन क्या होता है, चार ऑप्शन में एक ऑप्शन दे गए।
फाइनल प्रेशर इफ द फाइनल वॉल्यूम आर सेम, मतलब फाइनल प्रेशर कंपेयर करो अगर फाइनल वॉल्यूम क्या हो, सेम हो। देखो ए पार्ट एक्सपेंशन, फाइनल वॉल्यूम सेम, ये लो, बस ग्राफ बताओ कौन किसका है। ये आइसो है और ये एडिया है। अगर ये समझ में आ गया तो देखो सामने देखो, बोलो किसका प्रेशर ज्यादा है, पी आइसो ग्रेटर देन पी एडिया। ये देखो क्यों भाई, ये है ना पी आइसो, ये देखो, और ये पी एडिया है। समझ में आया। बी पार्ट कंप्रेशन, अगर कंप्रेशन है पीवी कर्व, फाइनल वॉल्यूम सेम रखना है, तो ये होगा आपका एडिया का कर्व और ये कर्व होगा आइसो का। तो देखो फाइनल प्रेशर किसका ज्यादा है, पी एडिया ग्रेटर देन पी आइसो। एक एक लाइन में सब आंसर आ जाते हैं अगर आपने कर्व सही से बना लिया। फिर बोलता है फाइनल वॉल्यूम करो, अगर फाइनल प्रेशर सेम फाइनल प्रेशर वाली लाइन में बिठा लो, वॉल्यूम कंपेयर कर लो। क्या कर लोगे, वर्क डन जो निकालना सब कंपेयर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। इसमें क्या है कि 4 प्रोसेस है बेटा, ए बी, ए सी, ए डी, ए ई। देयर आर 4 प्रोसेस। ए बी, ए सी, ए डी एंड ए ई। ठीक है, क्लियर। One is isothermal reversible. One is adiabatic reversible. समझना ध्यान से। One is adiabatic single stage irreversible process, and 3 हो गए ना। One is 2 stage irreversible एडियाबेटिक प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे लिख देगा ना। अब फिर ऑप्शन सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ए बी इज आइसोथर्मल, ए सी इज इरिवर्सिबल, एडियाबेटिक, ऐसे लिख देगा 4 ऑप्शन। तो अब आपके पास 4 प्रोसेस हैं, ए बी, ए सी, ए डी, ए ई। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आइसोथर्मल रिवर्सिबल है, कौन सा आइसोथर्मल इरिवर्सिबल है, ये सब आपको बात करनी है। कैसे बात करेंगे, पहले बताओ। देखो ये एक्सपेंशन है ना बेटा, है बहुत आसान, लेकिन अगर समझ में आ गया तो। और जो थर्मोडायनेमिक्स लोग कहते हैं ना, थर्मोडायनेमिक्स बहुत टफ है, यही रिवर्सिबल लगा दो तो टफ हो जाती है, क्योंकि केमिस्ट्री वाले ज्यादा पढ़ाते नहीं और फिजिक्स वाले रिवर्सिबल पढ़ाते नहीं है। देखो तो अब क्या करना है इसमें, ऐसे देखो कि यार इन सब का प्रेशर सेम है बेटा ना, इन सब का प्रेशर क्या है, सेम है। अगर प्रेशर सेम है तो क्या P सेम है तो V प्रोपोर्शनल टू T होगा। चेक करो, यानी जिसका V ज्यादा उसका T ज्यादा, यानी कि TE जो है सबसे ज्यादा है, फिर TD है, फिर TC है, फिर TB है। क्या कहानी क्लियर है, देखो। ठीक है,
अच्छा देखो, इनमें से क्या है, एक तो बेटा आइसोथर्मल है, बाकी देखो तीनों एडियाबेटिक है। एक तो आइसोथर्मल है और तीनों एडियाबेटिक है। अब अगर एक आइसोथर्मल है, तीन एडियाबेटिक है, तो याद करो सबसे ज्यादा टेम्परेचर आइसोथर्मल का होगा कि एडियाबेटिक का होगा? क्योंकि एक्सपेंशन में क्या होता है, एडियाबेटिक में टेम्परेचर घटता है। अभी लिखवाए थे हम, एक्सपेंशन में टेम्परेचर क्या होता है बेटा, घटता है, और आइसोथर्मल का कांस्टेंट रहता है। यानी अगर यहां 300 है ए का, तो आइसोथर्मल जो होगा उसका फाइनल टेम्परेचर 300 ही होगा, लेकिन जो एडिया होगा वो 300 से कम होगा। यानी क्या सबसे ज्यादा टेम्परेचर आइसोथर्मल का होगा। तो यानी जो एई प्रोसेस है, ध्यान देना, ये होगा आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। पहले क्लियर कर लो बिल्कुल, ये हो गया। अब बचे एडियाबेटिक। अब एडियाबेटिक में तीन चीजें हैं, एक है रिवर्सिबल और दो है इरिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि फाइनल टेम्परेचर किसका ज्यादा होता है, रिवर्सिबल का या इरिवर्सिबल का। याद करो फाइनल टेम्परेचर किसका ज्यादा, तो अपन कहेंगे कि फाइनल टेम्परेचर भैया किसका ज्यादा होता है, जल्दी बोलो जल्दी, फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होता है इरिवर्सिबल का। यानी आइसोथर्मल से तो कम है लेकिन बाकी सबसे ज्यादा है, तो जो आपका एडी आएगा, एडी ये हो गया, नहीं सबसे कम तो ये हुआ ना, एडी तो रिवर्सिबल है, इसको आप लिखो एबी। एबी हुआ रिवर्सिबल एडियाबेटिक। ऐसा क्यों, क्योंकि एडी जो रिवर्सिबल होगा उसका टेम्परेचर सबसे कम होगा, तो सबसे कम वाला रिवर्सिबल हो गया। अब सी डी, एसी और एडी में एक 1 स्टेज है, एक 2 स्टेज है। अब यार ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा 1 स्टेज है कौन सा 2 स्टेज है, ऐसे तो पता नहीं चलता। ध्यान सुनो, ध्यान सुनना जो बोल रहे हैं। जैसे पॉइंट रिवर्सिबल की तरफ जा रहा है, जैसे ये रिवर्सिबल है ना एडियाबेटिक, तो सी पास में है, डी थोड़ा दूर है, तो एज द पॉइंट, ध्यान सुनिएगा दिमाग लगा के, एज द पॉइंट मूव्स टुवर्ड्स रिवर्सिबल, एज द पॉइंट मूव्स टुवर्ड्स द रिवर्सिबल प्रोसेस, नंबर ऑफ स्टेजेस इंक्रीजेस। क्यों, क्योंकि यहां पे स्टेज तो इनफाइनाइट है, तो जब आप पास जा रहे हो इसका मतलब इनफाइनाइट स्टेज की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब क्या हो रहा है, सोचो जल्दी से, इसका मतलब नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ रही है। यानी जो एडी होगा, एडी ये होगा सिंगल स्टेज इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, और जो ए बी ए सी होगा ये होगा 2 स्टेज इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। ये देखना भाई, ये इस तरह क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा तो कोई भी इस तरह क्वेश्चन आप कर लोगे, देख लो। क्लियर, टेम्परेचर से लॉजिक लगाना है। अब अपन अगली हेडिंग डालने वाले हैं फ्री एक्सपेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी पिछले 2 साल पहले एडवांस में आया था, मोर देन 1 में। फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, ऐसे नहीं लगता फ्री, कोई रोक टोक नहीं हो, फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन का कंडीशन होता है पी एक्सटर्नल का वैल्यू 0, तो वर्क डन होता है माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, तो ये भी क्या हो जाता है 0। यानी ये 0 और ये 0, ये होते हैं फ्री एक्सपेंशन हमेशा, कोई भी फ्री एक्सपेंशन। अब क्या होता है बेटा, फ्री एक्सपेंशन 2 तरह का होता है, एक होता है आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन, आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन, दूसरा होता है एडियाबेटिक। तो पहले इसकी पढ़ लेते हैं। सो आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन कंडीशन समझिएगा। सबसे पहली कंडीशन पी एक्सटर्नल 0, W 0। एक नई कंडीशन आएगी P का वैल्यू कांस्टेंट, क्योंकि आइसोथर्मल है। क्या समझ में आया, क्लियर है बेटा। अब देखो, फॉर आइडियल गैस, क्या डेल्टा U का वैल्यू हम Q प्लस W लिखेंगे, चेक करो। W 0 है बेटा,
और डेल्टा यू क्या लिखोगे आइडियल गैस का, एनसीवी डेल्टा टी, क्यू प्लस 0, तो क्या क्यू भी 0 हो गया देखो। यानी कंडीशन क्या आई, क्यू 0, डब्ल्यू 0 और क्या 0, पी एक्सटर्नल 0 और डेल्टा यू 0। ये देखो ये कंडीशन आई आइडियल गैस के लिए। अच्छा इसीलिए लोग क्या कहते हैं कि ऐसे रटा देते हैं, फ्री एक्सपेंशन मतलब सब 0, फ्री एक्सपेंशन मतलब सब 0 हो भी रहा है देखो। अब लेकिन क्योंकि ये तो हमने केवल किसके लिए पढ़ी है, आइडियल गैस के लिए पढ़ी है बेटा, सिलेबस में हमारे केवल आइडियल गैस नहीं रियल गैस भी है, तो समझें। फॉर वंडरवाल्स गैस, वंडरवाल्स गैस की बात करते हैं। देखो कंडीशन जो है T का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा ही, P एक्सटर्नल वो 0 रहेगा ही, W 0 रहेगा ही, क्लियर। डेल यू का वैल्यू Q प्लस W लगाइएगा तो डेल यू का वैल्यू देखो यहां से समझना, W क्या है 0, तो क्या डेल यू का वैल्यू Q हो गया इस केस में। लेकिन डेल यू एनसीवी डेल्टा टी थोड़ी ना होता है वंडरवाल गैस का, डेल्टा यू होता है एनसीवी T2 माइनस T1 माइनस an स्क्वायर 1/v2 माइनस 1/v1 इक्वल टू Q। याद आ रहा है, T1 T2 कांस्टेंट है, ये 0 हो गया, यानी Q का वैल्यू आया माइनस an स्क्वायर 1/v2 माइनस 1/v1। चेक करो बेटा, और क्योंकि एक्सपेंशन है V2 का वैल्यू V1 से बड़ा है, ये क्वांटिटी निगेटिव है, चेक करो, और माइनस बाहर लगा है, यानी क्या Q का वैल्यू ग्रेटर देन 0। चेक करना अच्छे से, V2 के यहां अंदर वाली क्वांटिटी निगेटिव आएगी, निगेटिव बाहर लगा है, Q का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा। यानी क्या हुआ कि आइडियल गैस में तो Q का वैल्यू 0 आ रहा था, यहां Q का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब इन केस ऑफ, समझिएगा, इन केस ऑफ आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन of van der Waals gas, system absorbs heat, system absorbs heat from the surrounding। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि Q का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब इसमें सिस्टम सराउंडिंग से हीट को एब्सॉर्ब करेगा। देख लीजिए, ये है van der Waals गैस का फ्री एक्सपेंशन। क्लियर। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हमने दो पढ़े, आइडियल गैस का और रियल गैस का। अब देखो दूसरा पार्ट है एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन। एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन, अगर हम एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन की बात करें तो देखो जो फ्री एक्सपेंशन की कंडीशन है वो समझो, P एक्सटर्नल 0, W 0 और Q इक्वल टू कॉन्स्टेंट, Q इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट नहीं, Q इक्वल टू 0। ये एडियाबैटिक की कंडीशन ऐड हो गई। बोलो समझ में आया। पहली कंडीशन तो ऑलवेज, पहली दो कंडीशन ऑलवेज वैलिड है और वो एडियाबैटिक कंडीशन हुई। अब इसमें ए पार्ट फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस समझो, आइडियल गैस के लिए क्या होगा, डेल्टा यू का वैल्यू Q प्लस W, क्या डेल्टा यू का वैल्यू 0, आइडियल गैस का डेल्टा यू लिखिएगा NCV T2 माइनस T1 इक्वल टू 0, इसका मतलब T2 इक्वल टू T1, इसका मतलब T का वैल्यू कांस्टेंट। चेक करो, देखो खास बात, जब हमने आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा तो उसमें कंडीशन लगाई थी T इक्वल टू कांस्टेंट, और वहां से हमने प्रूफ किया था कि Q का वैल्यू 0 आएगा। यहां पे हमने Q का वैल्यू 0 रखा और प्रूफ किया कि T कांस्टेंट आएगा। यानी दिमाग में रखना क्या कि अगर आइडियल गैस है, इन केस ऑफ आइडियल गैस, अगर फ्री एक्सपेंशन हो रहा है तो चाहे आप आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन करो चाहे एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन करो, दोनों सेम हैं। यानी इन केस ऑफ
free expansion of ideal gas, isothermal and adiabatic process are same, exactly same, सब सेम आता है, देख लो। क्लियर? अब वही बात है कि फॉर वंडरबल गैस की बात करते हैं। अब क्या होगा देखना, बी पार्ट वंडरबल गैस। देखिए कंडीशन पी एक्सटर्नल 0, W 0, Q 0, ये तो होना ही है। अब यहां से आया कि भाई डेल्टा यू का वैल्यू Q प्लस डब्ल्यू, Q भी 0, W भी 0, 0, तो डेल्टा यू का वैल्यू क्या आया 0। अच्छा वंडरबल गैस का डेल्टा यू क्या लिखिएगा, NCV T2 माइनस T1 माइनस AN स्क्वायर 1/V2 माइनस 1/V1 का वैल्यू आ गया 0, यानी NCV T2 माइनस T1 इक्वल टू लिखना पड़ेगा आपको AN स्क्वायर 1/V2 माइनस 1/V1, ये चेक करो। अच्छा एक्सपेंशन है, V2 का वैल्यू ग्रेटर देन V1 है, इसका मतलब ये क्वांटिटी निगेटिव है, चेक करो। अच्छा A तो पॉजिटिव होता है हमेशा, यानी ओवरऑल जो राइट हैंड साइड का क्वांटिटी है वो टोटल बेटा क्या है, पॉजिटिव, निगेटिव है। अगर निगेटिव है तो क्या T2 माइनस T1 का वैल्यू भी निगेटिव होगा, यानी T2 लेस देन T1 होगा, चेक करो। क्या रिजल्ट आया कि इन केस ऑफ एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन ऑफ वंडरबल गैस टेम्परेचर डिक्रीजेस। क्लियर? एक पॉइंट और याद रखना, एक होता है इन्वर्जन टेम्परेचर। क्या होता है? इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है बेटा जिसके ऊपर हीटिंग इफेक्ट आता है और नीचे कूलिंग इफेक्ट आता है। ठीक है, ध्यान सुनना जो बोल रहे हैं। If the free expansion of van der Waals gas, नोट कर लेना, if the free expansion of van der Waals gas is carried out at inversion temperature, फिर समझो, if the free expansion of van der Waals gas is carried out at inversion temperature adiabatically, then temperature remains constant। यानी अगर आप इन्वर्जन टेम्परेचर पे ही फ्री एक्सपेंशन करा देते हो, एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन, तो फिर टेम्परेचर चेंज नहीं होता, वो यहां से नहीं आएगा, वो एक्सपेरिमेंटल है। ध्यान रखना, बस याद रखना कि कभी भी अगर हम वंडरबल गैस का एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन कराते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर, जैसे यहां से दिख रहा है कि टेम्परेचर घट जाता है, लेकिन अगर T1 का वैल्यू इन्वर्जन टेम्परेचर के बराबर है तो फिर वो चेंज नहीं होता, क्योंकि इन्वर्जन टेम्परेचर पे ना हीटिंग इफेक्ट आएगी ना कूलिंग इफेक्ट आएगी। यहां तो कूलिंग इफेक्ट आएगी, लेकिन इन्वर्जन टेम्परेचर पे तो एग्जैक्ट, क्योंकि इन्वर्जन टेम्परेचर के नीचे टेम्परेचर पे कूलिंग इफेक्ट आता है, ऊपर तो आता ही नहीं है, इसलिए। क्या कहानी समझ में आई? पक्का देख लो, ठीक है बेटा। तो इतना जो है अपन ने समझा कि भाई कैसे कैसे फ्री एक्सपेंशन होता है, क्या है, कैसे सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है आइसोथर्मल में। क्लियर? इसके बाद जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप बढ़िया से पढ़ लेना, कोई डाउट नहीं आना चाहिए बेटा। ओके, चलो।